Hello student, welcome back to my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you यूनिट 4 ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। तो यूनिट 4 के अंदर मैंने जो अपने पहले लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था टॉर्क क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो ये सारे 4 टॉपिक मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर कराए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या कराया था आपको। मैंने कराया था ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन को हम कहते थे लीनियर मोशन भी कहते थे। क्या कहते थे? लीनियर मोशन। और इसको एक और नाम दिया था मैंने क्या कहा था इसको? लीनियर मोशन भी मैंने इसको कहा था। तो मैंने क्या कहा था? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लीनियर मोशन इफ इट मूव्स अबाउट अ पाथ या अबाउट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पाथ। तो हमारे पास में एक क्या थी, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई थी। सेकंड केस में मैंने बात की थी आपके पास में, मैंने बताया था आपको रोटेशनल मोशन। किसकी मैंने बात की बेटा? रोटेशनल मोशन की मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। रोटेशनल मोशन को मैंने क्या और कहा था? मैंने कहा था इसको सर्कुलर मोशन। क्या कहा था? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अराउंड मूव्स करेगा किसी भी फिक्स पॉइंट को, उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। फिर मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसकी मैं बात कर रहा था? एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की मैं बात करता हूँ, रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूँ, तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या था, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच द बॉडी रोटेट्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो और इसके बाद में मैंने आपको बताया था टॉर्क। क्या कहा था मैंने? टॉर्क कहा था, जिसको मैंने नाम दिया था मूवमेंट फोर्स। क्या था मेरे पास में? मूवमेंट फोर्स। इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया गया था। किससे किया था? टाउ से। तो टाउ हमारे पास में क्या था? टाउ को कहते थे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी और टाउ को हमने इस तरीके से लिख दिया था RF sin थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्या हो गया था? यूनिट वेक्टर। R इज द पोजीशन वेक्टर एंड F इज द अप्लाइड फोर्स। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। तो L हमारे पास में क्या था? R क्रॉस P क्या था हमारे पास में? लीनियर मूवमेंट था। तो हमारे पास में इसको भी मैंने क्या लिख दिया था? RP साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये हमारे पास में इनको मैंने लिखने का एक फॉर्मेट बताया था कि आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए कि A क्रॉस B हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आज का जो मेरा मुख्य कंसेप्ट है, मैं इनको टॉर्क को और एंगुलर मोमेंटम को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखता हूँ कि हमारे पास में ये दोनों ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या होते हैं। फिर मेरा जो लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट के पोर्शन का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद में जो हमारा सिलेबस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ जायरेशन है और कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये यूनिट 4 हमारी इजीली क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। तो देखिए, ये यहाँ तक आपने सब कुछ लास्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और एक बार और मैंने आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता दी है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो आज का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारे पास में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। क्या चीज है? टॉर्क। तो इसका मतलब टॉर्क के हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हमारे पास में होते हैं। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है वी नो दैट, आप जानते हो वी नो दैट क्या है इसका फॉर्मूला बेटा?
टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन मान ली, ये हमारे पास में आर क्रॉस एफ क्या चीज़ है। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर and F be the applied force on a body। ठीक है, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स क्या हो रहा है, F अप्लाई हो रहा है। तो R के टर्म में अगर मैं कह दूँ एक्स आई वाई जे और क्या हो गया जेड के, बी द पोजीशन वेक्टर इन केस ऑफ क्या चीज़ है, एक्स वाई जेड आर द पोजीशन वेक्टर हो गए हमारे पास में। आई जे के क्या चीज़ है हमारे पास में, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, क्या हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स। तो एफ भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई एफ वाई जे और क्या हो जाएगा एफ जेड के, ये हमारे पास में हो गया। तो टाओ जो आप निकालोगे, क्या निकालोगे, आर क्रॉस एफ। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो टाओ इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। दिस इज द फॉर्मेट और क्रॉस लगा दो, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये किया आई क्रॉस जे, अगर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर देता हूं तो आई डॉट मतलब आई जे आ जाएगा, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये हमारा एक फॉर्मूला है, बट ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है हमारे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको, प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ऑलवेज के आता है याद रखना। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग मेथड, ऑलवेज करेक्ट मेथड इज दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने एक बार देखा होगा, आपने 11th के अंदर पढ़ी होंगी, तो ये सारी चीज़ आपने देख लिया। तो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो ये हमारे पास में ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से लिख लेते हैं। अब आपने देखा जब भी हम इसको देखते हैं तो टाउ, आप यहाँ देखिए टाउ हमारे पास में इसको ऐसे लिख देते हैं जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। किसकी फॉर्म में ले लेते हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में ले लेते हैं, आप कह लीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं ये रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसको इधर ही लिख लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में टाउ वेक्टर की फॉर्म में आई जे के क्या आएगा, एक्स पहले क्या था आर था ना, तो आर के कंपोनेंट लिखते हैं एक्स वाई जेड और एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, आपने देखा होगा कि आर आई जे के एक्स एफ आई एफ एक्स, ये आई के कंपोनेंट है, ये जे के कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू जब आप निकालोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्यान देना ये वाली टर्म, इसके सामने वाली टर्म और ये वाली टर्म को आप भूल जाना। क्या कर देना, भूल जाना। केवल आपके पास में दो टर्म बचेंगी, ये और ये। तो आपको किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इस डायरेक्शन में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और फिर करना है आपको इस डायरेक्शन में, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ध्यान देना, इस तरीके से आप चलोगे, पहले इस तरीके से चलोगे फिर ऐसे चलोगे। तो जब आई के साथ में जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आई के साथ में ये करो मल्टीप्लिकेशन, क्या जाएगा वाई एफ जेड माइनस लगा के क्या लगेगा जेड एफ वाई। दिस इज द फॉर्मेट। फिर आप करोगे ये, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ये वाला पोर्शन, ये मैंने देखिए यहाँ से रब कर दिया जिससे आपको पता चल जाए, एक समझ लो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से सारा फिनिश कर दिया, ये हो गया, ये लीजिए। ठीक है,
तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं जे की बात कर रहा हूँ। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इसके सामने वाले कंपोनेंट खत्म और इसके नीचे वाला कंपोनेंट खत्म। अब बचा क्या हमारे पास में, ये बचा, अभी मैंने ऐसे लिया था, लेकिन जे के केस में अगर मैं प्लस लेता हूं तो अपोजिट चलते हैं। क्या लेते हैं, अपोजिट चलते हैं। समझ आ रहा है ना, क्योंकि आई जे के प्लस फॉर्मेट में लेते हैं। तो प्लस में जब चलेंगे तो क्या लेंगे, प्लस जे। तो जे का जब केस करेंगे तो जे के केस में पहले हम कौन सा वाला टर्म लेंगे, हम लेंगे पहले ये वाली फॉर्म लिखिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा जेड एफ एक्स माइनस के एक्स एफ जेड। देखिएगा, ठीक है, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। तो केस ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड केस तो आपको लगाना आ गया होगा, क्योंकि अब केस में क्या कर रहे होगे, अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हो। अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, प्लस के की वैल्यू निकाल रहे हो। के की वैल्यू निकालोगे तो देखिए ये वाला पार्ट पूरा खत्म, ये वाला पार्ट पूरा खत्म, ये बचेगा। तो पहले इस तरीके से चलिए, क्या आएगा हमारे पास में, एक्स एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। दिस इज द फॉर्मेट। आप इस तरीके से इसको करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करना चाहता हूँ, इसको भी टाउ को भी आप ऐसे लिख दीजिए, टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के। तो ये हमारे पास में फॉर्मेट है। तो आई ये आ गया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ओके, प्लस जे क्या आएगा, जेड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ओके, प्लस के की फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए टाउ एक्स टाउ आई वाला कंपेयर करो, तो टाउ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ वाई जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक है। ऐसे टाउ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई के बाद में क्या आता है, जेड आता है, जेड एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ओके। टाउ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी बेटा, जेड की वैल्यू, जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, एक्स के बाद में वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास में बिल्कुल एक फॉर्मेट है इसको लिखने के लिए। दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। अब देखिए आप सीधे सीधे याद रखिए, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड एक क्रम देखिए, एक्स निकाल लियो टाई है तो क्या आएगा, वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ आएगा जेड वाई। ऐसे वाई निकाल लो, वाई के बाद में क्या था, जेड एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये एक तरीके का हो गया। अब मैं ये कहना चाहूँ अगर आपसे कि ये हट गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल। तो एल बराबर हमारे पास में क्या रहता है, एल इज इक्वल टू रहता है आर क्रॉस पी। क्या होता है, आर क्रॉस पी। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर एंड P be the linear momentum of a body, ठीक है। तो आर के पोजीशन क्या होता है, एक्स वाई जे और जेड के, ये हो गया। और पी हमारे पास में लीनियर मोमेंटम है, तो पी को क्या करना है, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे और पी जेड की, ये हमारे पास में। इसका मतलब क्या था, एफ की जगह पे क्या आ गया, पी आ गया। बाकी सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप इसको बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करोगे तो आप एल निकाल रहे हो, एल क्या चीज़ है, आर क्रॉस पी हो गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एल इज इक्वल टू आर के कंपोनेंट क्या है, एक्स आई वाई जे और जेड के क्रॉस करोगे तो यहाँ आएगा पी एक्स आई पी वाई जे और पी जेड के, इस फॉर्मेट में आ गया।
तो आप L इज इक्वल टू इसको क्या लिख दोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, I J K, ओके, X Y Z, और क्या आ जाएगा, PX PY और PZ। ये याद रखना ना, गलती से ऐसा मत कर देना R क्रॉस P है तो पहले R के कंपोनेंट लिखे जाएंगे X Y Z, कहीं आप ये लिख दोगे PX PY PZ और PX PY PZ की जगह पे X Y Z लिख दोगे तो माइनस आता है, या ध्यान रख लेना ये आता है। कभी करते हो A क्रॉस B, अगर दो वेक्टरों का करते हैं तो ये माइनस B क्रॉस A आता है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आगे माइनस आएगा, ये याद रखना, ये आइडेंटिटी है। चलिए ये आ गया, आपको आई करना है, आई के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये क्या है, एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाला आई की मैं बात कर रहा हूँ, एल एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ओके, प्लस जे की मैं बात कर रहा हूँ तो वाई की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ओके। फिर मैं के की मैं बात कर रहा हूँ, जेड की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, ये याद करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एल को भी लिखना बता देता हूँ, एल को लिखोगे एल एक्स आई एल वाई जे और एल जेड के, ये हमारा इस तरीके से है, और इसको कंपेयर कर दिया आपने किसके, आई के कंपोनेंट में क्या है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ओके, प्लस के मतलब जे, ठीक है, जे के इसमें क्या है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ओके, ये हमारे पास में है, प्लस के की मैं बात कर रहा हूँ, के क्या चीज़ है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, सॉरी जेड क्यों, एक्स, तो ये मैंने जेड क्यों लिखा, एक्स पी वाई वाई पी एक्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इनको थोड़ा ध्यान दे के रखना है भाई, ये याद रख लेना कहीं, ठीक है। तो ये केस हो गया। आप जब आप कंपेयरिंग करोगे, देखो एल एक्स निकाल रहा हूँ इससे, एल एक्स ये पार्टिकल आ जाए, एल एक्स है तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, पहला कंपोनेंट क्लियर हो गया, एल एक्स कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ एल वाई, एल वाई, वाई के बाद में क्या आता है, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आ गया दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। और अगर मैं थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड केस को मैं ये ब्लू से लिख देता हूँ, एल जेड, और जेड के बाद में क्या, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया भैया, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड देयर एग्जाम्पल, ये आपका टॉपिक है, दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो एग्जाम्पल आपको समझना है कि क्या चीज़ हमारे पास में है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ कभी कभी पूछ ली जाती है ग्रेजुएशन में, जैसे आप अप्लाइड फिजिक्स के अंदर आपसे इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा कि स्टेट एंड प्रूफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपसे पूछ लिया जाता है। या जैसे साइंस के अंदर बीएससी के अंदर इसको डायरेक्ट ही 9 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक पार्टिकल के लिए भी होती है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होती है, लेकिन आपके लिए एक सिस्टम और एक सिंगल ऑफ पार्टिकल के लिए मैं बात करता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, ध्यान देना, इफ
the total external torque acting on a particle या बॉडी, ठीक है, बॉडी भी मैं कह रहा हूं, बॉडी इज जीरो। अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमारा किसी भी बॉडी पर या किसी भी पार्टिकल पर लग रहा है तो क्या है, जीरो है। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम is conserved और कांस्टेंट, ठीक है। कंडीशन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन दे दिया है कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने इसी आर्टिकल को इजीली बनाने के लिए लास्ट वीडियो में एक आपके साथ में एक रिलेशन डेवलप किया था। क्या किया था, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क किया था। तो ये बिल्कुल सिस्टम उसी के बेस पे है। एक बार आज फिर उस रिलेशन को हम इसके अंदर हम यूज करते हैं। तो बाई द डेफिनेशन, अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ, ठीक है। बाई द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यही है। दिस इज द फर्स्ट। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या था, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी था। दिस इज द टू। इसको नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के साथ में इसको क्या कर दिया है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो क्या आ गया, डी एल ओवर में क्या आ गया, डी टी। तो इसको कर दिया डी ओवर में डी टी आर क्रॉस पी। तो जो आपने 12th के अंदर किया था, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था u इंटू बी, आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो डी एल ओवर में डी टी, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन डी पी ओवर में डी टी, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में हमारे पास में क्रॉस है, सेकंड फंक्शन इज कांस्टेंट। दिस इज द u इंटू बी फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स। तो आपने क्या किया, ये आ गया हमारे पास में डी एल ओवर में डी टी आर क्रॉस डी पी ओवर में डी टी, प्लस दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर में डी टी, इसका मतलब क्या हो गया, वी क्रॉस, और पी क्या चीज़ है हमारे पास में, एम वी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर डी आर ओवर में डी टी, ये आ गया v, और p इक्वल टू रहता है हमारे पास में एम वी। ये लीनियर मोमेंटम का केस है। किसका हो गया, लीनियर मोमेंटम का केस। तो डी एल ओवर में डी टी आर क्रॉस डी पी ओवर में डी टी, ठीक है, और प्लस एम इज अ स्केलर, तो v क्रॉस v। मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में सेम है, यूनिट वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और कह दिया हमने के क्रॉस के, ऑलवेज जीरो। ऐसे ही वी क्रॉस वी क्या हो गया, जीरो। मैंने इस प्रॉपर्टी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी है, तो इससे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये फैक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये आ जाएगा डी एल ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी ओवर में डी टी। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का जो सेकंड लॉ है बड़ा ही फेमस है, F इज इक्वल टू क्या चीज़ है, dp ओवर में dt। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आप बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं ये रब कर रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल है अगर आप देखना चाहते हो तो। हमारे पास में न्यू इक्वेशन आएगी dl ओवर में dt विच इज इक्वल टू r क्रॉस dp ओवर में dt इज इक्वल टू क्या चीज़ है, f। ओके, अभी बाई द डेफिनेशन क्या लगाया था, dl ओवर में dt इज इक्वल टू क्या था, टॉर्क। ये आ गया रिलेशन बिटवीन द टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये है। लेकिन कंडीशन में नीट एंड क्लीन कह दिया, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी या पार्टिकल इज क्या है हमारे पास में, 0। तो सच दैट कंडीशन लग गई है, सच दैट टाउ इज इक्वल टू 0, तो डी एल ओवर में क्या है गया, डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 0 का क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट, ये आ गया। हैंस प्रूव दैट दिस इज द कॉन्स्टेंट। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। यहाँ तक के केस में चेक कीजिए, किसी को अगर कोई डाउट है तो। ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे पास में देखिए, आपका अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस जो है वो बड़ा ही माइंड ब्लोइंग सिलेबस है, क्योंकि पता नहीं किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने उसको सेट किया है। अब मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन फिर आपको पूछ लिया गया है इसी के पास में है कि इसको इस तरीके से कीजिए। इसका जो सिलेबस का सेकंड पार्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास में रहता है वो रहता है I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू mr²। ये हमारे पास में मैथमेटिकली इक्वेशन होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारे पास में इसकी क्या होगी, डेफिनेशन बन चुकी है। ये क्या चीज़ है, डेफिनेशन है। बट इन केस ऑफ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास में क्या रहता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा रहता है। क्या रहता है, आई ओमेगा रहता है। इसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ भी केस सेम है, यहाँ भी केस सेम है। ये भी आई ओमेगा, हम इसको प्रूव कर देते हैं, टॉर्क के साथ में आई अल्फा रहता है, क्योंकि ये रिलेशन है। किसके साथ में है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के साथ में है। तो यहाँ पे हम केवल जो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। इंक्रीज कब करती है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कब करती है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। केवल इन केसेस के ऊपर आपके कई डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। तो एक प्लेनेटरी मोशन का तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, बाकी आपको थोड़े बुक से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लेनेटरी मोशन का मैं एक एग्जांपल कराता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास में प्लेनेटरी मोशन। तो आप जानते हो कि जितने भी हमारे गैलेक्सीज हैं, जितने भी हमारे पास में ये ग्रह हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है। जैसे अर्थ हमारे पास में, हो गया। अर्थ इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द किसका है, सन, क्योंकि ये सन के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता रही। दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट। बट इन केस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखे ना आपने, मून भी क्या करता है, मून अराउंड करता है अर्थ की, ठीक है। और अर्थ किसके अराउंड मूव करती है, सन की। और हमारे पास में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनको तो हम मैन मेड हैं, वो मूव्स करेंगे, जिसके भी हम कक्ष में उसको छोड़ते हैं उसी के कक्ष में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके के केस है। तो अब मेरा एक और एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल इसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल है, पहला है प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, इसको आप बड़े उससे समझिए। देखिए आपके पास ये क्या चीज़ है, एक सन मैंने मान लिया। क्या मान लिया है? ये सन है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से कोई भी, ये अर्थ होगी, दिस इज द सन, ये अर्थ, मैंने इसको कह दिया अर्थ, ठीक है। ये इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये क्या चीज़ है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसको कह गया सन, और ये अर्थ। तो इस एग्जाम्पल में मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास में है इस तरीके से, ये क्या चीज़ है? ओमेगा। क्या चीज़ है? ओमेगा। ये क्या चीज़ है हमारे पास में? ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट moves around the sun in an elliptical orbit is increases। तो हमारे पास में जो एंगुलर वेलोसिटी है, जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, ठीक है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इस प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूँ भाई। देखिए ये सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस r है। क्या चीज़ है? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है I इज इक्वल टू mr²। ये कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई सेंटर है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो मैंने दोबारा से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। व्हेन द अर्थ क्लोजर टू द सन या मूव्स टू द सन की तरफ करे तो देन डिस्टेंस इज डिक्रीजेस। देन डिस्टेंस इज डिक्रीजेस, इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजेस, ठीक है। एंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या करे? फार अवे, क्या करे? फार अवे फ्रॉम द सन। तो अर्थ मूव्स फार अवे फ्रॉम द सन, देन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजेज एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजेज, सो द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। बिल्कुल एक सिंपल केस में आपके साथ में कह दिया है कि हमारे पास में कौन सी चीज़ क्या है। सिंपल एग्जांपल आपने इस तरीके से देख लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस रहेगा तो हमारे पास में L जो रहता है, L इज द एंगुलर मोमेंटम, I ओमेगा रहता है। I ओमेगा रहता है। I ओमेगा का मतलब I जो डिपेंड करता है L इज इक्वल टू mr² ओमेगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एंगुलर वेलोसिटी है, मैं एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करूँगा डिस्टेंस के साथ में, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि जब अर्थ हमारे पास में प्लेनेट रिवॉल्व करेगा, चलिए इसका रीजन लिख लीजिए। मैं आपको रीजन लिखवा देता हूँ सीधा सीधा क्या है ये केस। मैंने आपको मैथमेटिकली सारा कुछ बता दिया, मैं एक बार मैथमेटिकली भी लिख देता हूँ कि जो हमारे पास में L हमारे पास में रहता I ओमेगा, ओके, इक्वेशन फर्स्ट, और I जो रहता है वो mr² रहता है, तो L mr² ओमेगा पे हमारे पास में डिपेंड करेगा। तो इसके केस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एंगुलर velocity of a planet revolving in an elliptical orbit around
द सन इज इंक्रीजेज, इसका मतलब ये बढ़ रही है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हेन इट्स कम टू क्लोजर टू द सन देन आई क्या चीज़ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रो, भाई आई को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना, मैं लिख देता हूँ यार, जिससे कहीं आप गड़बड़ ना कर दो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, ठीक है, थ्रो द सन क्या रहेगा, एज डिक्रीजेज and far away from the sun is increases, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इंक्रीजेस। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात कर देता हूँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में ये कहता है, अ मैन कैरिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड्स एंड स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग टर्न टेबल कैन चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल। तो ये भी यहाँ पे भी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक मैं रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, क्या है, रोटेटिंग टेबल पर मैं इस तरीके से खड़ा हो गया और ये मेरे हाथ में इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिए, ठीक है। ऐसे दो वेट हैं और जब हम इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या चीज़ है हमारे पास में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो धीरे धीरे जब वो करेगी तो हमारे पास में जो वेट है वो इस तरीके से रहेगा। तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको बहुत स्पीड से घुमाएंगे, तो स्पीड से ऐसे तो घूमेगी नहीं, स्पीड से क्या होगी, जब हम उसको इस तरीके से कर लेंगे, चेस्ट के पास ले आएंगे, इसका मतलब आर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सारा केस है आपका। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनको आप करिए। और अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। उस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है और कुछ फार्मूले, ठीक है। इसके 2 लेक्चर और बनाते हैं, 2 लेक्चर में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट को। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।